सबसे पहले मैं सबको, हमारे बच्चों को शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे व्यवस्थापक महोदय, हमारे पत्रकार बंधु, आज विषय मेरे सामने जो है वो विषय इस बात का है कि इम्पॉर्टेंट ऑफ मीडिया, फ्रीडम टू डेमोक्रेसी, पीस एंड डिलीवरिंग या अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सतत विकास के लिए, लोकतंत्र शांत एवं उसके डिलीवरी के लिए मीडिया की स्वतंत्रता का महत्व क्या है, ये सवाल हमारे सामने है। अभी जब मैं बैठा तो दो बच्चों की बातों को सुना तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इस पर ज़्यादा बात होनी चाहिए थी, और मैं आगे चल कर के उस पर भी आऊँगा क्योंकि वो आपने ही उस बात को छेड़ा है। तो मैं पहले वहीं शुरू करता हूँ क्योंकि बाद में हो सकता है मैं उसको मिस करूँ। हमारी जब बच्ची बोल रही थी कि हम तमाम सारे इस तरह के कानून क्यों नहीं बनाते हैं, कानून बने होने के बाद भी, और मैं इसलिए कहता हूं कि मैं कानून का विद्यार्थी रहा है, कई सालों तक मैंने वकालत भी की है और क्रिमिनल केस में ही की है, और जिन सेक्शंस की बात कर रहे हो आप लोग, उसी सेक्शन का एक्सपर्ट था और उसका तमाम प्रयास करता था कि वो। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा कानून हम किसी तरह का बना दें, जब तक किसी कानून को सोसाइटी एक्सेप्टेंस नहीं होगा, सोसाइटी अवेकनिंग नहीं होगी, तब तक किसी कानून को इस देश के लोकतंत्र के चलते हम उसका अमल नहीं कर सकते। मैं उदाहरण के तौर पर देना चाहता हूँ, जरा गूगल से उठा के देखना। एक शारदा बिल करके आया 1929 में, ब्रिटिश राज था, हमारे सामने गुलामी थी, तब भी उनने राजा राम मोहन राय की बात को लेकर के, तमाम सारे लोगों को लेकर के एक कानून आया, दैट वाज कॉल्ड चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, बाल विवाह अवरोध अधिनियम। ये कानून आया 1929 में आया, पर इसका अमल कभी नहीं हुआ क्योंकि सोसाइटी अवेकनिंग नहीं थी, समाज जागरूक नहीं था, और समाज की जागरूकता नहीं होने के कारण वो उस तरह के बाल विवाह लगातार इस देश में होते रहे। कोई मुकदमा नहीं कायम हुआ, कोई मामला नहीं कायम हुआ। तो उसका परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि उसका कुछ नहीं हुआ, उस कानून का। कानून अभी भी ज्यों का त्यों है। पर अब जब सोसाइटी ने इस बात को देखा कि नहीं, आज आधुनिक भारत में हम रहते हुए हमें हमारे बच्चों के भविष्य का ख्याल रखना चाहिए, और इसलिए जब हमने तय किया, समाज ने जब तय किया, सोसाइटी ने जब तय किया कि नहीं, हमारी बच्चियों की शादी 18 साल से ऊपर होगी, 20 साल होगी, जॉब हो जाएगी तब होगी, तो आज हमने बाल विवाह में तकरीबन 80% सफलता प्राप्त कर ली है। बाल विवाह नहीं होते इस देश के भीतर। तो कोई कानून के कारण समझना कि कोई कानून के कारण हुआ है। ये जो डिलीवरी हमने की है, ये कानून के वजह से नहीं की है, ये सोसाइटी के जागरण के कारण की है, सोसाइटी के अवेयरनेस के कारण की है, हमारी स्वयं की मान्यताओं के कारण किया है। इस तरह से एक और सवाल खड़ा हुआ था कि हाई पोस्ट में बैठा हुआ जैसे कैसे कह सकता है। अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर नॉट द कोर्ट ऑफ जस्टिस, दे आर नॉट द कोर्ट ऑफ जस्टिस। समझना बात को। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का वर्णन है कि हमारी अदालतें न्याय की अदालत नहीं है, कानून की अदालत। कानून मीन्स इंडियन पिनल कोड, CRPC फॉर द क्रिमिनल केसेस। इंडियन पिनल कोड हो गया, CRPC हो गई, एविडेंस एक्ट हो गया। तो इफ एविडेंस कम्स बिफोर द कोर्ट, तो वो क्या करेंगे? यदि एविडेंस आई है तो सजा करेंगे, सजा करेंगे। दे आर डिलीवरिंग जजमेंट, दे आर नॉट गिविंग द जस्टिस, बिकॉज आपकी कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह की व्यवस्था किया है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ है। इसलिए कोई कितने भी बड़े पद में बैठ जाए, कानून के विरोध में वो जा नहीं सकता। और मैं एक उदाहरण इसको और भी देना चाहता हूं कि आप जरा देखो, कई बार हम देखते हैं कि कोर्ट के फैसले होते हैं, किसी क्रिमिनल केस में फैसला हुआ, आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखना, अपने अगल बगल में देखना, या कहीं किसी समाचार से निकाल करके देखना, कोई एक व्यक्ति खुलेआम चौराहे में खड़ा होकर के किसी को गोली मारता है या स्टैबिंग करता है, उसकी हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद वो पुलिस उसको पकड़ती है, पकड़ करके उसको जेल ले जाती है, उसका चालान पेश होता है, उसका ट्रायल होता है,
और कोर्ट उसको एक्विट कर देती। किस वजह से? देयर वाज नो एविडेंस। तो क्या हुआ? उस जजमेंट का फैसला समाज नहीं स्वीकार करता। समाज ये कहता है कि देखो कैसी अदालत है, और उस अदालत के भीतर जाने के बाद अंधेर हो गई, खुलेआम कत्ल करने वाला छूट के चला आया। तो ये हमारे उस कानून के दोष नहीं है, हमारा वो जो समाज है उसका दोष है। और आप देखते होंगे अदालतों में पट्टी बंधी हुई, एक पड़ला तराजू का झुकता हुआ हमारा निशान है। लोगो हमारा कोर्ट का क्या है? आंख में पट्टी बांधे हुए महिला खड़ी है और लोगो उसका तराजू है जो एक पड़ले में है। उसका अर्थ यह हुआ, दो अर्थ निकलते हैं उसके। एक तो अर्थ ये निकलता है कि आंख मूंद करके भी पड़ला हम झुकने नहीं देंगे, झुक रहा है इसको सीधा करेंगे, न्याय करेंगे। और एक अर्थ उसका ये निकलता है कि देखो कानून के, अदालत की आंख में पट्टी बंधी हुई है, कुछ देख नहीं रहे, तराजू नीचे कर रहे हैं। ये दोनों अर्थ निकलते हैं उसके। पर इसमें भी हमारी भागीदारी सोसाइटी की होनी चाहिए। और मैं उसमें जो विषय मेरे सामने आया, मैं उसमें आना चाहता, चूंकि आपने बात उठा दी इसलिए उसको आगे और बढ़ा देता हूं। आज हम आधुनिक भारत में इंटरनेट युग में हैं, इस युग में आ गए हम। हमारा कम्युनिकेशन बहुत नज़दीक हो गया। तो हमारी न्यूयॉर्क से दूरी मुश्किल से 1 मिनट की है। अकॉर्डिंग टू योर गूगल्स, इफ यू विल गो टू सर्च कहाँ है न्यूयॉर्क, तो आपको 1 मिनट में दिखाई पड़ेगा। परंतु दिक्कत क्या है इसमें? इसमें दिक्कत ये है, मैं खासतौर पर नौजवानों से कहना चाहता हूँ, बाद में बात करता पर अभी कर देता हूँ उसको। हम नौजवानों से कहना चाहते हैं, हमारे यूथ से जो यहाँ आए हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि आप में इस बात की जिज्ञासा है कि इस समाज के लिए, इस देश के लिए भविष्य में हमको क्या करना है, तय आप करोगे। कई क्षेत्र में जाओगे आप, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा, कोई पॉलिटिक्स में आएगा, कोई जुडिशियल में जाएगा, कोई सोसाइटी में सोशल काम के लिए जाएगा, तरह तरह के लोग निकल करके जाएंगे। आज जो समस्या है हम अपने भारत के मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। बड़ा गैप किया है इसने। कई बार हम देखते हैं कि किसी के फॉलोवर 50,000 हैं, बगल वाला उसको पहचानता नहीं। ये नेट का कमाल है। हमने सोशल साइट में डाला, हमारे फॉलोवर्स आ गए, हमको देखने वाले तो कमेंट्स तो आएंगे। हमने 5,000 का किया, अब पता चला कि अगल बगल वाले को हम नहीं पहचानते, वो नहीं पहचानते। ये इसके कारण हुआ जो नेट आया है, जो मोबाइल्स आए। हमारी भारतीय परंपरा ये नहीं है। हमारी भारतीय परंपरा केवल शिक्षा की नहीं है, विद्या की है। नॉट ओनली एजुकेशन फॉर विजडम। और जब हम विद्या की बात करते हैं तो उसी एजुकेशन में जो शिक्षा हमको विषयवार यहाँ मिल रही होगी, उसके साथ साथ भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपरा को जोड़ करके हम देखें, तब वो विजडम कहलाता है। और हमेशा याद रखना बच्चों, एजुकेशन हमेशा शिक्षा प्राप्त करने के हम एम्प्लॉयर हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं, और विजडम प्राप्त करोगे तो एम्प्लॉयर होगे। आप समझना, नौकरी हम प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त करके हम नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, पर विजडम प्राप्त करके हम नौकरी देने वाले या समाज को दिशा देने वाले या एक किसी को दिशा दिखाने वाले हो सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि खूब प्रयोग करो मोबाइल्स का, पर एक मेरी सलाह मान लेना, मोबाइल ही सब कुछ नहीं है। जिस तरह से गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, पर गुरु ही ज्ञान नहीं है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है हमारे पास, पर गुरु ही ज्ञान है, ऐसा नहीं कह सकते अपन। उसी तरह से मोबाइल के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, पर उससे सचेत भी रहने की आवश्यकता है। क्योंकि मोबाइल से क्या है, इंटीमेशन है। इसको आवश्यकता हो तो नोट कर लेना, इंटीमेशन है। इंटीमेसी का हमने छोड़ दिया, और समाज में दो चीज़ें हो गई। अब इंटीमेशन हो गया, इंटीमेसी हो गई। तो जब हम किसी व्यक्तिगत तौर पर किसी से मिलते हैं तो आत्मीयता के साथ मिलते हैं। किसी बुजुर्ग से मिलो, उसके सामने शीश झुकाओ तो तबीयत से आशीर्वाद देता है। इंटीमेशन में केवल सूचना दे सकते हो, हेलो हाय कर सकते हो, कुछ पूछ सकते हो, दैट इज इंटीमेशन। तो इंटीमेसी और इंटीमेशन में फर्क करना। और इंटीमेशन का कमाल और देखो, आजकल आता है, उसमें कई बार आता है कि वो हमारे पिताजी का देहांत हो गया और वो शांत हो गए और ये हो गया, वो पूरा आता है। कई चीज़ों में आता है, मैं तो बहुत देखता नहीं, पर जो देखता रहता हूँ।
हमारे उसमें आएगा, क्या कहलाता है, ट्विटर हैंडल में आएगा, सोशल साइट में आएगा, और फिर उसमें एक कॉलम नीचे बना रहता है, एक ऐसा हाथ रहता है, एक ऐसा रहता है, आर यू लाइकिंग, आर यू डिसलाइकिंग। क्या करोगे, मरने को डिसलाइक या लाइक करोगे? और मान लो धोखे से ऊपर वाला बटन दब गया तब, कि हम तुम्हारे पिता के मरने का पसंद कर रहे हैं। इसलिए इंटीमेसी को बनाए रखना, दैट वुड बी इंटीमेशन, पर इंटीमेसी को हमको छोड़ना नहीं, उसको बनाए रखना। और आजकल तो मैं ऐसा भी मानता हूं कि आजकल बच्चे हमारे बहुत होशियार हो रहे हैं, क्योंकि नेट का जमाना आया है, तमाम सारे ज्ञान हमको मिल रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आज बच्चे हमारे होशियार पैदा हो रहे हैं, होशियार हैं। पुराने ज़माने में, हम लोगों के ज़माने में बच्चे समझदार पैदा होते थे। और समझदार और होशियार में फ़र्क जब मैं करता हूँ, आप करते हो नहीं करते हो मैं जानता नहीं, मैं जब फ़र्क करता हूँ तो समझदार का मतलब ये होता है कि जो माता पिता की बात मान के काम करता हो वो समझदार है। और होशियार है कि जिसकी बात को माता पिता को मानना पड़ता है। तो फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि समझदार जो बच्चा है वो माता पिता की मानता है, और होशियार बच्चा केवल माता पिता को मानता है। दे आर दी माई फादर, दे आर दी माई गार्जियन, शी इज माई मदर, ही इज माई फादर, ये मानते। और वो माता पिता की ही मानता है। और ये इसलिए मानता है कि हमारी उसमें भारतीय विद्या में, जैसा मैंने विजडम में कहा, उस एजुकेशन के साथ भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को जोड़ करके हम देखेंगे तो हमको भी उसी तरह से समझदार बनना हमारे लिए आसान रास्ता होगा। एक तो ये काम करना। नौजवान साथियों, मैं आजकल बहुत पढ़ रहा हूँ, अखबारों में मैं देख रहा हूँ, डिप्रेशन के शिकार हमारे नौजवान बहुत हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ दे आर अटेम्प्टिंग सो मेनी थिंग, पर उनको अनसक्सेस हाथ लगती है, अनसक्सेस होते हैं, वो अनसक्सेस हो गए। तो एक बात हमेशा याद रखना, फाइनल इज नॉट द एंड, सक्सेस इज नॉट द एंड, और अनसक्सेस इज नॉट द फाइनल। सफलता अंत नहीं है और असफलता अंतिम नहीं है। हम असफल हो गए इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हम किसी दूसरे तरफ, दूसरे दिशा में हम सोचने लगे। नहीं सोचने की आवश्यकता। और कभी भी जो बीत गया उसका पश्चाताप नहीं करना। डोंट गो रिग्रेट द पास्ट। वर्तमान का टेंशन मत लो, और डोंट फियर फॉर फ्यूचर। भविष्य के भय को मत अपने जीवन में आने दो। ऐ तीन चीजों को गांठ बांध के रखोगे तो सफलता अंतिम नहीं हो सकती, सफलता तुम्हारे चरणों पर आकर के खड़ी हो जाएगी। मैं ये कहने आया हूं, आपसे ये कहना चाहता हूं। अभी मीडिया के बारे में मैं उसमें भी थोड़ा सा बता देना चाहता हूं, क्योंकि बच्चों का विषय वो नहीं है, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे निकलेंगे इसमें, पत्रकारिता के क्षेत्र में जाएंगे, काम करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मीडिया? हमारा मीडिया एक तरह से पब्लिशिंग, ब्रॉडकास्टिंग और इंटरनेट, मास कलेक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन बाय दिस। हमारा ब्रॉडकास्टिंग हो गया, मतलब रेडियो हो गया, टीवी हो गई, पब्लिकेशन हो गया बाय द बुक्स और बाय पेपर्स, वो हो गए, इंटरनेट आजकल चल ही रहा। तो ये दीज आर थिंग दी मीडिया। अब इसमें सवाल ये कि मीडिया की स्वतंत्रता का महत्व क्या है फॉर दिस पर्पज। डेमोक्रेसी, भारत की डेमोक्रेसी की, भारत में पीस की, और अचीवमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्वतंत्र। तो अब दो प्रश्न खड़े होंगे उसमें। एक प्रश्न ये खड़ा होगा कि मीडिया के स्वतंत्रता की स्वतंत्रता मीडिया, दोनों में फर्क है। मीडिया की स्वतंत्रता या स्वतंत्र मीडिया, फ्री मीडिया या फ्रीडम ऑफ द मीडिया, दोनों सवाल हैं। एक जमाना था जब केवल ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, केवल प्रिंट मीडिया, पब्लिशिंग मीडिया था, या ब्रॉडकास्टिंग था, रेडियो चलता था, पर विजुअल नहीं था। विजुअल, न मोबाइल थे, न टीवी थे, तो विजुअल नहीं था, केवल रेडियो था, ब्रॉडकास्टिंग ओनली बाय द रेडियोस, और फिर दूसरे तरीके थे, पत्रों के माध्यम से कम्युनिकेशन, ये सब होते थे।
उस जमाने में पत्रकार जो लिखता था उस समाज में एक जनचेतना पैदा करता था। और इसीलिए हम कहते हैं कि यदि किसी मीडिया के माध्यम से किसी पत्रकार ने कोई अच्छी चीज़ दी है, समाज में भेजी है, तो उसका जनता में, जनमत में बड़ा भारी असर पड़ता है, एक परसेप्शन बनाने में वो मदद करता है। इसीलिए स्वतंत्र मीडिया की जब मैं बात करता हूँ तो स्वतंत्र मीडिया मतलब ये हुआ कि आप निगेटिव अप्रोच के साथ मत जाइए, पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाने की आवश्यकता है, हमें वो करने की आवश्यकता है। आज प्रिंट मीडिया में तो अखबार छाए हुए हैं, कितने अखबार आते हैं। अब मैं स्पीकर हूं तो मेरे यहाँ सुबह कम से कम 30 या 35-40 अखबार आते हैं। अब सबको तो पढ़ नहीं सकता हूं, पर आते हैं, रख जाते हैं। इंग्लिश के भी आते हैं, हिंदी वाले भी आते हैं। इतने अखबार, आजकल अखबार इतने लगे, उनका महत्व क्या है? अखबार कैसे हो गए? तो एक दो बड़े कवि ने एक व्यंग किया है अखबार के बारे में। उसने कहा कि एक दिन टेलीफोन किया कि कवि महोदय, आपकी कविता आज हमारे अखबार में छपी है। तो कवि महोदय बड़े प्रसन्न हुए कि आज तो हमारा समाचार छपा है हमारे अखबार में, हम चलो देखते हैं उसको, कहाँ मिलता है? बोले तो बोला हमारा अखबार कहीं मिलता नहीं है, जिसका हम छापते हैं वही आकर के खरीद करके घर घर बांटता है। आज अखबार के ग्राहक हो गए हैं, पाठक नहीं बचे। पाठक नहीं है, ग्राहक है। कोई एक अखबार वाला आया और किसी से कहा कि साहब ये हमारा एक अखबार मैंने निकाला है, ये 16 पेज का है, आप 1 रुपए में ले लीजिए। महानुभाव ने कहा कि आप ऐसा करो कि हमसे 2 रुपए ले लो। प्रसन्न हुआ, पर 2 रुपए देने के बाद मेरी शर्त यह है कि अखबार में एक अक्षर नहीं लिखा, 16 पेज खाली दे जाओ हमको 2 रुपए में, लिखा वाला नहीं चाहिए। अखबार आजकल किस बात के लिए पढ़े जा रहे हैं? एक तो सब जगह देखते होंगे, सारे प्रदेशों से बच्चे आए होंगे, कभी बिजली कटौती हो गई उसकी सूचना छपी रहती है, या अलग अलग प्रदेशों के भीतर जो होता होगा जिसको उठापना कहते हैं, या मृत्युपरांत के संस्कार होते हैं, उसका एक कॉलम छपा रहता है। और तीसरा मेट्रोमोनियल का एक पेज रहता है। इस 3 पेज के लिए अखबार पढ़े जाते हैं। अखबार की महत्ता को हमारे जो लिखने वाले हैं उनने, ऐसा मुझे लगता है कि उनके द्वारा घटा गया, कम किया गया। उनमें उसका दोष नहीं है, उनका दोष नहीं है। पहले संचार का जो था, मीडिया जो था, संचार था, संचार के साधन थे, उसमें पत्रकारों की बाध्यता नहीं थी। उनकी सोच खुद थी, कुछ खोजी पत्रकारिता करते थे, तमाम सारे समाचार को निकाल करके लाते थे, और वो जब छापते थे उसको समाज एक्सेप्ट करता था। परंतु आज क्या हो गया है? आज अब मीडिया थोड़ी रह गया, मीडिया हाउसेस हो गए हैं। पूरे भारत के भीतर आप देखोगे मीडिया हाउस, चारों तरफ मीडिया घराना, मीडिया घराना हो गए। और घराना हो गया तो क्या कर दिया? पत्रकारों को कलम दे दी, हाथ पीछे बांध दिया, लिखो। पीछे रस्सी से बंधे हुए हाथ से पत्रकार को लिखने को कह रहे हैं, और ऊपर से तुर्रा ये कि सारे अखबारों को उठा करके पेजिंग देखोगे तो प्रथम पेज, दूसरा पेज, अंत का पेज और लास्ट पेज, चारों पेज केवल विज्ञापनों से भरे रहते हैं। इसका मतलब कि मीडिया व्यवसाय की तरह चला गया है, मीडिया व्यवसाय की तरफ हो गया है, प्रोफेशन में चला गया वो। उसका काम क्या है? उसका काम यह है कि समाज के जो हमारी कुरीतियां हैं, समाज में जो संवेदना है, वेदना है लोगों की, उसको अभिव्यक्त दे वो विचारों के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से। उसको एक्सप्रेशन करने की आवश्यकता है जिसे पूरा समाज देख सके उसको, पर वो नहीं करता। और किसी भी मीडिया का या किसी भी पत्रकार को जनता के हित के लिए लिखना चाहिए, किसी व्यक्ति के हित के लिए नहीं लिखना चाहिए। बिकॉज इट इज नॉट फॉर पर्सन, ये फॉर प्रोफेशन नहीं है, ये नहीं है प्रोफेशन। ये हमारे समाज को जागरूक करने के लिए है, समाज को दिशा दिखाने के लिए है। हम लोग देखते हैं कई बार, हम हमारे विधानसभा में भी देखते हैं या बाहर भी देखते हैं, पूरा जो देखते हैं पूरे देश को आपके जब देखते हैं
तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार असेंबली के भीतर विधायक बड़ी तेज तर्राट होकर के लड़ने झगड़ने पर आमदा होता, उसका केवल जब मूल विजय उसकी जानकारी प्राप्त करो तो ये पता चलता है कि उसका अखबार में नहीं छप रहा है, आज छपेगा। मतलब फॉर दी टीआरपी बढ़ाने के लिए पर्सन भी लगा हुआ है और मीडिया भी लगा हुआ है कि हमारी टीआरपी हो जाए। इसीलिए आप देखते हो कि टीवी में जरा देखना, कई बार आता है कि चैनल्स के कंपैरिजन में हमारा चैनल टीआरपी में नंबर 1 है, इतने % हम बढ़ गए। तो दे आर डूइंग देयर वर्क फॉर ओनली टीआरपी? नो, वी कैन नॉट अलाउ हिम। समाज किसी हालत में उसे अलाउ नहीं करना चाहिए उसको। हमारे नेट आए, इंटरनेट आए, आजकल क्या चल रहा है, हमारी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। आजकल आता है कि साहब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आ गई, व्हाट्सएप सिलेबस आ गया। मतलब क्या हुआ, उससे दी गई सूचनाएं सारी झूठी है, इसीलिए उसको एक तरह से निगेटिव अप्रोच के भीतर लेते हुए कहा गया कि साहब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, माने कुछ भी लिख दो, जो तबीयत आवे लिख दो, कोई चेकिंग नहीं है। लोकतंत्र के लिए 4 खंभे बताए गए, उसमें से चौथा स्तंभ मीडिया को ही कहा गया। पर हमारे संविधान में मीडिया को अलग से कोई अनुच्छेद नहीं है मीडिया के लिए। संविधान उठा के देखना, उसमें अनुच्छेद 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ द सिटीजन जो है, किसी की फ्रीडम ऑफ सिटीजन में एक पहला ए है, फ्रीडम फॉर स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की स्वतंत्रता, वाक की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब के लिए, उसी तरह से मीडिया के लिए है, मीडिया के लिए अलग से नहीं है। पर चूंकि मीडिया का एक समूह बना, ग्रुप ऑफ द मीडिया इकट्ठा हुआ, कलेक्शन हुआ, ब्रॉडकास्टिंग का हुआ, प्रिंटिंग का हुआ, सबका हुआ, इसलिए हमने ये माना कि लोकतंत्र के लिए ये हमारे लिए आवश्यक है। इसलिए हम उनको कहा कि लोकतंत्र चलाने के लिए मीडिया को चौथे स्तंभ मान ले। 3 पाए यदि हम खड़े हैं, कार्यपालिका खड़ी है, विधायिका खड़ी है, न्यायपालिका खड़ी है, तो 4 पाई का चौथा खंभा उसको खड़ा करने के लिए एक तरफा नहीं हो जाए वो, उसके लिए मीडिया को हमने चौथे स्तंभ के रूप में देखा, हमने देखा। और हमारे पत्रकारों की जिम्मेदारी क्या है, सटीक तथ्यों के साथ, एक्चुअल फैक्ट के साथ चलाई जा रहे शासन के तमाम सारे अंगों को आईना दिखाने का काम करना चाहिए। और सरकार को भी यदि सही मीडिया आवे तो उसको अपने बगल में ही रखना चाहिए, क्योंकि निंदा को बुरा नहीं माने, निंदक नियरे राखिए, ये हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, वो करना चाहिए। पर क्या वो मीडिया उस तक भाव से आती है? नहीं आती, नहीं करते वो। आज ये चिंता का विषय है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुझे कि आज वो मीडिया पहले वाला मीडिया नहीं रहा। अब आज उनको स्वयं को दर्पण देखने की आवश्यकता है, समाज को उनको स्वयं दर्पण दिखाने की आवश्यकता है। आज ये समय आ गया है, वो अब नहीं दिखा रहे हैं समाज को आईना, और सिर्फ ये कारण है कि उनने अपने को प्रोफेशनल कर लिया, स्वतंत्र रूप से नहीं रह गए वो। और इसीलिए मैं कहता हूं, कई बार हमारे बच्चों के मन में ये आता है कि हमेशा पत्रकारों को पॉजिटिव खबर को ही प्राथमिकता देना चाहिए, परंतु आजकल नहीं है। आजकल समाचारों में हेडलाइंस क्या है, जरा कभी देखना, अखबार कभी कभी मिल जाता है देखने को, किसी मंत्री या विधायक की गाड़ी से सड़क से जाते हुए एक कुत्ता घायल हो गया, उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कौन घायल हो गया? कुत्ता घायल हो गया, ये समाचार उसके सामने। वहीं बगल में ही किसी व्यक्ति ने किसी घायल को खून दिया, ये समाचार नहीं है, ये अखबार का लाइन नहीं है, हेडलाइन नहीं है। लाइन वो है कि कुत्ते को घायल कर दिया। मतलब क्या है कि पॉलिटिक्स को हमको गाली देना। हम ऐसा नहीं कहते कि सारे नेता ठीक ठाक है, नहीं ठीक है, अपने को भी कहता हूं कि मैं शायद ठीक ठाक नहीं हूं, पर इनको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी? पत्रकारों की। जैसे मैंने कहा कि पत्रकार आईना दिखाने वाला व्यक्ति होता तो उसकी जिम्मेदारी के साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी है, हमको ठीक करो।
ये काम कहने से नहीं चलेगा कि इनको बंद कर दो। मैं कई उदाहरण देता हूं कि किसी अस्पताल में भर्ती होने पर 2-4 मरीज मर जाएं तो क्या अस्पताल बंद कर देना चाहिए? नो। चलती हुई ट्रेन में दुर्घटना हो गई, 1000-2000 मारे गए तो क्या ट्रेन बंद कर देना चाहिए? हवाई जहाज का क्रैश हो जाता था, क्या हवाई जहाज बंद कर देना चाहिए? नो। ये अलाउ नहीं किया जा सकता। ये समाज को सोचना है। हमें डॉक्टर ठीक करना, हमें विधायक और सांसद ठीक करना, हमें ट्रेन का ड्राइवर ठीक करना, उस व्यवस्था को ठीक करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी। इस बात को हमको ध्यान में देने की आवश्यकता है। यह परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और इसीलिए जब हम लोग कहते हैं कि हम राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं, आजकल बहुत ज्यादा समाचारों में आ रहा, वही मीडिया जिसको फ्रीडम हम मांग रहे हैं कि फ्रीडम दो, फ्रीडम दो, तो उसी अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन में कुछ प्रतिबंध हैं। उसी के साथ 4-5 क्लास ये हमारी बच्चियां देखेंगी, उठा करके देखना उसको, कॉन्स्टिट्यूशन को। उसी में से पहला जो ए है वो फ्रीडम है, उसके बाद 3-4 उसमें बैन लगाए गए हैं कि क्या क्या अपने को नहीं करना। मतलब निगेटिविटी नहीं फैलाना समाज के भीतर, ये उसी में है। परंतु वो नहीं, आजकल बिल्कुल एक इशू बना हुआ है कि नहीं, हमको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में लिख सकते हो उतना लिखना, उससे अपने को फायदा होना, उससे फायदा हो सकता है, क्योंकि उनकी टीआरपी बढ़ सकती है। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि किसी को ऐसा लगता है कि कोई व्यवस्था खराब है, ठीक है खराब है, हो सकती है खराब हो, पर जब उसको खराब होने की बात कहो तो उसके साथ अल्टरनेट प्रस्तुत करो, विकल्प प्रस्तुत करो कि ये खराब है, सही क्या होगा, ये करना चाहिए। अल्टरनेट अपने को प्रस्तुत करना चाहिए। और समाज को भी एकांगी आंख से नहीं देखना। सपोज इन केस कोई एक सफेद व्हाइट चद्दर हम लगाते हैं, व्हाइट बिल्कुल फ्रेश एंड क्लीन, बिल्कुल धुली हुई, और कोने में एक डाट लगा दो, डाट, तो हमको 24 घंटा केवल उस डाट को नहीं देखना, वो एक स्पॉट हमारे सामने है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, वाइटर लगा के दूर कर सकते हैं, कैसे दूर, ये हमको सोचना। पर पूरी चद्दर ही खराब है ऐसा नहीं करना। और ये किसकी जिम्मेदारी? ये समाज की जिम्मेदारी, और पत्रकार भी उसी समाज से आता है, हमारी जिम्मेदारी। और खासतौर पर जब मैं नौजवानों के बीच बोल रहा हूं तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि भविष्य आपके कंधों में जाने वाला है। भारत का भविष्य आपके कंधों में होगा, आपको वजन उठाना पड़ेगा। उसके लिए एक बात हमेशा सोच के जाने की आवश्यकता है। हम जहां रहते हैं ये केवल देश नहीं है, दैट इज नॉट ओनली कंट्री, इट इज नेशन। सिंपली वी आर सेइंग कि कंट्री, नो, इट इज नेशन। देश के साथ राष्ट्र है। देश क्या है? एक भूभाग का टुकड़ा हो गया, उसमें शासन करने वाले लोग हो गए, फौज पुलिस हो गई, व्यवस्था हो गई, तमाम सारी चीज हो गई, ये हो गया, ये देश है। और उसी में जब हम संस्कृत का पुटअप करते हैं, संस्कृत मिला देते हैं, हमारी परंपरा को, हमारी संस्कृत को, हमारे ऋषि चिंतन को, हमारे ज्ञान को, हमारे विजडम को हम जब उसमें सम्मिश्रण करते हैं तो वो देश फिर राष्ट्र बन जाता है, राष्ट्र। और हम सब उसी राष्ट्रवाद की परिकल्पना करते हैं। देश की परिकल्पना हमारी नहीं, हमारा राष्ट्रवाद की परिकल्पना है। हमने अपने ज्ञान पर विश्वास नहीं किया। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, कई साइंटिस्ट निकलेंगे इसमें, कई खोजकर्ता निकलेंगे, कई विज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमने क्यों विश्वास नहीं किया कि हमारे रामायण काल में हवाई जहाज होता था? हमने नहीं विश्वास किया, हमने उसको ढपोसला मान लिया, ये मान लिया कि कुछ नहीं है, और फिर हवाई जहाज का निर्माण किसी दूसरे देश ने कर दिया। हम उसी में लट्टू हैं। हमारे ज्ञान में आएगा हवाई जहाज का निर्माण किसने किया, तो हिंदुस्तानी का नाम नहीं आएगा। आकाशवाणी का निर्माण किसने किया? टीवी, महाभारत देखो, महाभारत में टीवी आ गई थी। युद्ध कहीं हो रहा था, टीवी का मतलब है कि कहीं घटना हो रही हो, दिखाई कहीं पड़े। यदि संजय देख करके धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र की घटना का वर्णन सचित्र कर रहा था, सटीक वर्णन कर रहा था, टीवी।
पर हमने अपने ऋग्वेदों में, अपने पुराण में, अपने उपनिषदों में हमने विश्वास नहीं किया, इसलिए हम पश्चिमी की तरफ देखते रहे और वहां से हमारी ही खोज को, हमारे उस संस्था को, हमारे उस आस्था को उनने पकड़ करके खोज करके बता दिया। हम उसका गुणगान करने लगे, हम उनका नाम लेने लगे। इसलिए हमको हमारी जो संस्कृति है उस पर अटल कायम रखना, अटल विश्वास कायम रखना। और बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बात हमेशा याद रखना, हम कोई मंजिल पाना चाहते हैं, बेशक उसमें मेहनत करनी पड़ती है। हमारे स्प्रिंटर हैं, 100 मीटर की दौड़ दौड़ते हैं, मैराथन दौड़ दौड़ते हैं, कोई दौड़ते हैं। तो जब वो दौड़ते हैं तो उनको लाइन पार करने के लिए दोनों टांग नहीं उठाना पड़ता। जैसे ही दोनों टांग एक साथ उठाएंगे तो कूद जंप हो जाएगी, फिर वो दौड़ नहीं रह जाएगी। और दोनों पांव के साथ दौड़ने का प्रयास करेंगे तो गिरेंगे और नाक टूट जाएगी अलग से। इसलिए प्रगति के पथ पर हम आगे बढ़ें, विज्ञान को अपने साथ जोड़ें, विकास को तरफ हम ले जाएं इसको, पर ये मान करके कि एक पांव जमीन में होगा तभी हम मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। एक पांव जमीन में, एक पांव उठा होना चाहिए, तभी हम पा सकते हैं। और जब मैं कहता हूं कि एक पांव जमीन का मतलब है एक पांव हमारा जमीन में हो, सारे विज्ञान की खोज करो, दुनिया में महानतम वैज्ञानिक बनकर के निकलो। आज यदि हम चंद्रयान 3 में पहुंच गए तो पूरा राष्ट्र गौरवान्वित हो गया, पूरे राष्ट्र का, हमारा समाज पूरा गौरवान्वित है। हमारे वैज्ञानिकों ने करके दिखाया। हमारा पांव जमीन में होने का मतलब यह हुआ कि हम भारत की संस्कृति से, भारत की परंपरा से, भारत के संस्कार को भूले नहीं। हमारे राष्ट्र चिंतन को, हमारे उपनिषद को, हमारे पुराण को, हमारी आस्था को, हमारे आध्यात्म को हम भूले नहीं। ये पांव जमा होना कहलाता है। यदि पांव जमा होकर के हम दूसरा पांव उठाएंगे तो 100 मीटर क्या, 1000 मीटर क्या, 100 किलोमीटर की दूरी भी होगी तो हम सफलतापूर्वक पूरे दुनिया में डंका बजा करके पूरा करेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं। इसलिए बच्चों, आपके बीच में आने का मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आया। पत्रकारिता के बारे में और बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, परंतु ज़्यादा कहने में थोड़ा सा भी अभी भी आपको लगेगा कि मैं भी कोई निगेटिविटी के साथ बात कर रहा हूं क्या। मैं केवल एक उपदेश भी नहीं दे रहा। ऐसा मत समझना कि कोई मैंने प्रवचन दिया, कोई उपदेश दिया। मैंने आपको एक अपना विचार दिया, जस्ट फॉर योर थिंकिंग। जब आप सोचो, इस विषय के बारे में सोचो, तो हमारी इस विचार को भी अपनी सोच में शामिल करो। और स्वयं का जब द्वंद्व चले, स्वयं का जब कोई विचार करो 2-3 चीजों को कि क्या सही है क्या गलत है, तो हमारे इस विचार को भी उस विचार में शामिल करके तब फैसला करो। मैं आपसे ये कहने आया हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि स्वाभाविक तौर पर हम इसी तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है अपने बच्चों को। आजकल एक और समस्या आई है हमारे बच्चों के सामने। हमारा मीडिया तो प्रोफेशनल हो ही गया है, हम अभिभावक भी प्रोफेशनल हो गए हैं। बच्चे को हम एसेट समझने लगे हैं। वो कहता है हम आर्ट्स में जाएंगे, हम जबरदस्ती उसको मेडिकल इंजीनियरिंग में भेज रहे हैं। बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ने, और यदि केजी या फर्स्ट, पहले तो केजी ओजी होता नहीं था, फर्स्ट हो या कोई हो, और बच्चे का परसेंटेज 98 से कम हो गया तो फिर उसको घर में अंदर जो दुलार और प्यार मिलना चाहिए शायद मिलता नहीं। पता चला कि माँ बाप, दादा दादी उसको डांटते रहते हैं कि क्या नंबर लाए, 98 नहीं लाए। ये प्रेशर इन द माइंड है, ये नहीं करना। इसको भी, मीडिया को स्वतंत्र होना तो इसको भी स्वतंत्र होने दो, इसको खुद विचार करने दो। बस केवल एक बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम जिस जोश और जज्बे से काम करते हैं उसमें होश कभी नहीं खोना। और ये होश नहीं खोने पाओ, इसकी जिम्मेदारी भी गार्जियन की होना चाहिए कि हम बच्चे को समझा सकें, इंटरेक्शन कर सकें, उससे बातचीत कर सकें, उसे दिशा देने का प्रयास करें, बताएं उसको स्वयं को तर्क दे करके करें, उसको तर्कों के साथ उसको करें, पर कुतर्क नहीं करना। कई बार कुतर्क होते हैं। तो एक किस्सा है एक सज्जन का कि कुतर्क की जब मैं बात करता हूँ, एक सज्जन थे तो वो प्रतिदिन शाम को अपने मंदिर में दिया जलाने जाते थे। दीपक शाम को भगवान को जलाते ना, आरती टाइप का करते हैं।
तो उनका कोई एक सामने से आ रहा मित्र मिल गया, बोले क्या कर रहे हो? बोले कि हम तो दीपक जलाने जा रहे हैं। तो बोले कि दीपक में क्या होगा इससे? तो बोले हमारे पूर्वज जलाते रहे, पुरखा जलाते रहे, हम भी जला रहे हैं। तो बोले माने तुम्हारे पुरखों ने गलत किया तो तुम भी करोगे? फिर भी बताओ कि इसमें ज्योति कहां से आई? दीपक में जो जलती है ज्योति कहां से आई? अब ये कुतर्क है, ज्योति कहां से आई? अब उसने सोचा कि हम तो कहां जा रहे थे, कहां फंस गए चक्कर में कुतर्क के। तो उसने मन में सोचा कि हम कहते हैं कि माचिस की तीली से आई, तो फिर पूछेगा कि माचिस की तीली कहां से आई? यदि हमें कहेंगे कि फैक्ट्री में बन के आई, तो बोले फैक्ट्री कहां से आई? तो बड़ा लंबा विषय हो जाएगा। तो उसने जैसे पूछा कि दीप में ज्योति कहां से आई, तो उसने फूंक मार करके बुझा दिया। बोला जहां से आई, जहां गई है वहीं से आई है। अब तुम ही बताओ कहां गई है? तुम बताओ कहां गई? जहां गई है वहीं से आई। तो इस तरह कुतर्कों के चक्कर में नहीं पड़ना, तर्क करना। इसीलिए हमारे अध्यात्म में, हमारे पुराण में हमेशा से शास्त्र और शस्त्र का उद्दापन हमने किया। हमारे चिंतन ने, हमारे ऋषि चिंतन ने, हमारे अध्यात्म चिंतन ने शास्त्र और शस्त्र का है। और हमारी जब बच्चियां कह रही थी ना, एक बच्ची बोल रही थी कि महिलाओं का सप्रेशन है, टार्चरिंग है, ह्यूमिलिएशन है। ऐसा नहीं है, हमारे उसमें नहीं है। आप जरा देखो, हमारे जितने देवियां हैं सबके हाथ में शस्त्र है कोई बिना शस्त्र के? हम जिनकी पूजा करते हैं सब शस्त्र में, काली के हाथ में खप्पड़ है, वो तलवार है, भगवान शंकर के त्रिशूल है, सारे लोगों के पास शस्त्र है। और हमारे जो आध्यात्मिक ऋषि मुनि चिंतक हुए उनके पास शास्त्र था। तो शस्त्र से व्यवस्था कायम होती है और शास्त्र से आस्था कायम होती है। उस शास्त्र की भी जरूरत है हमको, हमें उसकी भी जरूरत है। तो हमारे शास्त्र के साथ शस्त्र भी चलना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमेशा इस बात को मन में गांठ, एक संकल्प लेकर के जाने की आवश्यकता है। हम जो कुछ हैं हम अपने लिए नहीं हैं। हम जो कुछ बनेंगे अपने लिए नहीं बनेंगे। और जैसे जिस दिन ये सोच लिया कि हम अपने लिए हैं, अपनों के लिए हैं, उसी दिन यह समझ लेना कि तुम केवल एजुकेशन प्राप्त करके निकले हो, विजडम नहीं प्राप्त कर पाए। हम यदि निकलते हैं तो हम समाज के लिए हैं, हम अपने राष्ट्र के लिए हैं, अपनी संस्कृति के लिए हैं, अपनी परंपरा को बनाए बचाए अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम हैं। इस बात की सोच के साथ संकल्प लेकर के हम सबको जाना है। मैं आपके भविष्य की शुभकामना देता हूं और विश्वास करता हूं कि स्वाभाविक तौर पर जिस ऊंचाइयों पर आप जाना चाहते हैं वो सफलता आप प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।